हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स। आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द थर्ड लेवल और जिसे लिखा है जैक फिनी ने। जैक फिनी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1911 विस्कंसिन यूएसए में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 14 नवंबर 1995 कैलिफोर्निया यूएसए में, और ये 84 ईयर्स तक जिए। इनका ऑक्यूपेशन और नॉवल लिखते थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर्स थे और उनका बेस्ट वर्क था द बॉडी स्नैचर्स, टाइम एंड अगेन। अब यहाँ पर जो पोइट कहता है या राइटर्स कहता है हमारा, क्या आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जिसे दूसरे विश्वास ना करें? कैसे ऐसे अद्भुत अलग से एक्सपीरियंस। अब ये कहता है कि जो न्यूयॉर्क सेंटर और न्यू हेवंस है, उसके जो प्रेसिडेंट है टाइम टेबल के, यानी कि जो टाइम टेबल बनाते ट्रेन के, वो अपनी जो टाइम टेबल की कसम खाकर कहेंगे कि केवल दो ही लेवल हैं, कोई थर्ड लेवल है ही नहीं। पर मैं कहता हूं कि ये 3 है, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशंस के थर्ड लेवल पर जा चुका हूं। हाँ, मैंने ये स्वाभाविक कदम उठाया है। मेरे अतिरिक्त अन्य लोग जो हैं वो क्या है, मेरे अतिरिक्त क्या है, एक और जो है कौन, उसका जो साइकेट्रिस्ट दोस्त है, साइकोलॉजिकल जो साइकेट्रिस्ट दोस्त है वो है। मैंने उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशंस के तीसरे लेवल के बारे में बताया। उसने कहा कि तुम ना चलते चलते क्या है, तुम्हें ड्रीम हो रहे हैं, जिससे तुम ड्रीम विश, और वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी जो विशेज़ हैं वो पूरी नहीं हुई, इसलिए चलते चलते तुम ख्वाब देख रहे हो, सपना देख रहे हो। उसने कहा कि मैं दुखी हूँ, इस बात से मेरी जो पत्नी है उसको एक तरीके से पागल ही कर दिया। उसका जो मतलब वो कह रहा है कि उसने एक्सप्लेन किया कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ये जो मॉडर्न दुनिया है, उसमें जो हमारा डर है, इनसिक्योरिटी है, वॉर्स हैं, लड़ाई है, और जो हम फ्यूचर्स की वरी करते हैं, चिंता करते हैं, वो हमें इन बातों के लिए पागल कर देता है, यानी कि हम अंदर से शांत नहीं हैं, इस वजह से हमारे साथ ये चीज़ें होती हैं और मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो कह रहा है कि तुम्हारे साथ भी ये सारी चीज़ें हैं, तुम भी अंदर से इनसिक्योर फील कर रहे हो और तुम्हारा अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित हो, इसलिए तुम्हारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। इसलिए तुम इन चीज़ों से बचने के लिए तुम्हारा दिमाग एक चीज़ बना रहा है जिससे तुम इससे छुटकारा पा जाओ, और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशंस के तीसरे लेवल है ही नहीं और तुम उसे ढूंढे जा रहे हो। तो साइकेट्रिस्ट जो दोस्त था उसने इसको ऐसे कहा। अब वो कहता है कि भाई ठीक है, अगर तुम ये कह रहे हो कि मैं मान लेता हूँ कि भाई आज के जो वर्ल्ड है उसमें ज़्यादा प्रेशर है, क्यूरियोसिटी है और टेंशन है, इस वजह से है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है। उसने ये करा कि उसने दावा किया कि क्लेम किया कि जो मेरे स्टैम्प कलेक्शंस हैं, जो टिकटें वो इकट्ठा करता है, वो कह रहा है कि ये भी एक तरीके से वास्तविकता से बचने का ही तरीका है। उसने कहा अच्छा मान लिया, ठीक है, लेकिन मेरे दादा जो थे उनको तो इन वास्तविकता से बचने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जिससे भी मैं सुनता हूँ उस टाइम में ऐसी कोई बातें तो नहीं थी, ऐसी कोई प्रेशर्स तो नहीं था, वरीड नहीं थी, डर नहीं था। तो मेरा जो ये कलेक्शन है टिकटों का, और इसको जो मैंने स्टार्ट किया था, इन टिकटों को इकट्ठा करना स्टार्ट किया था, तो काफ़ी अच्छी काम है ना। और लगता है हर अमेरिकन, और लगभग हर अमेरिकन जो टिकट्स हैं वो उसके 4-4 के जो जोड़े हैं पहले दिन, और जिस दिन वह टिकट इशू होता है कि लिफाफे पर, उसी प्रकार से अन्य टिकटें। आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी टिकट इकट्ठा करते थे, इसका मतलब वो भी ऐसे ही थे, वो भी अपनी मतलब वास्तविकता से बचने के कार्य करते थे। फर्स्ट रिकवर तो वो भी करते थे, टिकट्स कलेक्शंस का उनको भी शौक था। ब्लॉक ऑफ 4 वो करते हैं, यानी कि 4-4 के जोड़े। अब वो कहता है कि भाई ये एक लॉजिक तो बना नहीं, जो इसके साइकेट्रिस्ट दोस्त ने कहा कि तुम तो वास्तविकता से बचना चाहते हो, लेकिन भाई टिकट, जैसे मैं टिकट कलेक्ट कर रहा हूँ, तो उसने भी कहा ये भी एक तरीके से वास्तविकता से बचना, लेकिन इसका कोई ठोस वो रीज़न नहीं बता पाया। वो कह रहा है खैर नाउ ग्रैंड सेंट्रल पर यह हुआ कि जब मैं पिछली समर की बात है, जब मैं ऑफिस से देर तक काम कर रहा था, मुझे क्या करना था, अपने जो मेरा घर है, जो मेरा आवास है, वहाँ से मुझे अपने जो मेरा रेजिडेंस है वहाँ से मुझे अपने ऑफिस से अपने घर पहुँचने की जल्दी थी, इसलिए मैंने ग्रैंड सेंट्रल जो है उसके सबवे को पकड़ने की मैंने निश्चय किया, क्योंकि ये बस से थोड़ा तेज़ चलता है। अब मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं तो 31 ईयर्स का चार्ली हूँ और मैं एक साधारण सा आदमी हूँ। मैं एक हल्के भूरे रंग का ग्वालिन का सूट और एक फैंसी फीता बांधा स्ट्रॉ हैट पहने था। मैंने दर्जनों आदमी के पास से मैं गुजरा और बिल्कुल वो मेरे जैसे ही थे, और मैं किसी से बात करने से बचने की कोशिश
नहीं कर रहा था। मैं केवल चाहता था कि मेरी जो पत्नी है लुइसा, उसकी पत्नी का नाम क्या है, लुइसा, तो वो लुइसा से वो मिलने के लिए अपने घर पहुंचना चाहता था, उसे घर चलने की जल्दी थी। अब उसने क्या करा, बैंड्रिड बीट एवेन्यू से ग्रेट सेंट्रल होटल से मुड़ा और सीढ़ियाँ उतरकर फर्स्ट लेवल पर पहुंच गया, जहां आपको 20th सेंचुरी जैसी गाड़ियाँ मिलेगी। और तब मैं एक और सीढ़ियाँ उतरकर स्टेयर्स उतरकर दूसरे लेवल पर पहुंचा, जहाँ से आपको जो सबवे गाड़ियाँ होती हैं जो अलग अलग जगह जाती है सिटी में वो मिलती हैं। फिर आप उसका जो एक चांद, आधा चांद होता है वैसे उस तरीके का गेट था, और फिर मैं वहाँ से एक सबवे की तरफ बढ़ा और मैं फिर दोबारा से मैं खो गया। ये आसान बात है। मैं ग्रैंड सेंट्रल के अंदर और बाहर काफ़ी बार गया हूँ, सैकड़ों बार मैं वहाँ पर गया हूँ, पर मुझे हर बार वहाँ पे नई डोर, नई सीढ़ियाँ, नए कॉरिडोर मिलते रहते हैं। एक बार मैं क्या हुआ, जब एक मील लंबी किसी सुरंग में घुसा और वो रूजवेल्ट होटल की लॉबी से बाहर आया। एक बार ये हुआ कि मैं 46 स्ट्रीट की ऑफिस बिल्डिंग में आया, जो 3 ब्लॉक हटकर है। यानी कि वो कह रहा है कि जब भी मैं घुसता हूँ कि और कहीं निकलता हूँ, कभी तो रूजवेल्ट होटल में, तो कभी मैं निकलता हूँ वो किसी के अलग कॉरिडोर में निकलता हूँ। अलग अलग तरीके की मुझे दरवाजे, खिड़कियाँ, गेट्स मिलते हैं, जो काफ़ी स्ट्रेंज चीज़ है। मतलब वो साइकोलॉजिकली ये बता रहा है ये चीज़। अब वो कह रहा है कि सम टाइम, कभी कभी मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरह, ट्री की तरह है, और जो उसकी रूट्स की तरह उसकी नई नई कॉरिडोर्स, नई जो स्टेयर्स, सीढ़ियाँ हैं वो निकलती जा रही हैं। शायद एक लंबी सुरंग है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, और जो ठीक उसी समय जो इस शहर के नीचे रास्ता बना रही है। मतलब वो कह रहा है कि जो रूट्स हैं वो एक टनल की तरह जो रास्ता बनाई जा रही है, और ये टाइम स्क्वायर की ओर जा रही है, और हो सकता है दूसरी सेंट्रल पार्क की ओर जा रही हो, क्योंकि इन सारे सालों में बहुत से लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल एक बाहर निकलने का दरवाज़ा है, एक पलायन, मतलब वहाँ से बचने का मार्ग है। संभव तो यही है, क्योंकि ये सुरंग जिसमें मैं घुसा था, पर मैंने अपने जो साइकेट्रिक दोस्त है उसको इन विचारों, जो मेरे पास जो विचार आ रही थी वो मैंने उसको नहीं बताया। यानी साइकेट्रिस्ट दोस्त थे, मैंने वो बचा लिया। अब वो कहता है कि वो जो कॉरिडोर है, जिस कॉरिडोर में वह था, उससे वो लेफ़्ट की तरफ मुड़ा और सैलेंटिंग डाउनवर्ड की तरफ चला, यानी कोण बनाता हुआ नीचे की ओर जा रहा था। और मैंने सोचा कि ये गलत था, पर मैं चलता ही गया। सुनने का मेरे पास केवल अपने कदमों की खाली आवाज़ें थी, यानी कि वो बिल्कुल सुनसान था, और वो अपने उसकी आवाज़ों जो चल रहा था, पैरों की आवाज़ें उसे सुन रही थी। फिर उसने कहा कि मुझे रास्ते में कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला। तब मैं आगे एक प्रकार से उसे एक थोड़ा सा शोर सुनाई दिया। उसका मतलब था कि कहीं आगे खुली जगह हुआ है, खुला मैदान है और लोग बोल रहे हैं। सुरंग तेज़ी से एकदम बाईं ओर मुड़ी और मैं एक छोटी सीढ़ी से उतरकर नीचे पहुंचा और ग्रैंड सेंट्रल की 3rd लेवल पे मैं पहुंच गया। केवल कुछ टाइम के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद, हो सकता है मैं 2nd लेवल पे ही वापस आ गया हूँ, पर मैंने एकदम देखा कि वो कमरा जो है, रूम्स हैं वो छोटे हैं, जो टिकट्स, खिड़कियाँ हैं उनकी जो नंबर्स हैं वो कम हैं, ट्रेन के जो डोर्स हैं वो भी कम हैं, और जो बीच में जो एक इंफॉर्मेशंस जो बना हुआ है, इंफॉर्मेशन जो बोर्ड होता है जिस पर ट्रेन का टाइम टेबल होता है, वो थोड़ा सा मतलब लकड़ी का है, क्योंकि उस टाइम लकड़ी के नहीं थे। जो सूचना कक्ष जो हमें लकड़ी का था और पुराने डिज़ाइन का था, और उस जो रूम था उसके में खड़े जो व्यक्ति था, उसने हरे रंग की पलकें रंगी हुई थी, यानी कि उसके जो पलकें थी वो ग्रीन रंग से उसने कलर किया हुआ था, और लंबे बाजू के काले बाजू जो कवर होते हैं, मतलब सेल्फ प्रोटेक्ट जो उसकी बाजुओं को कवर करते हैं, वैसे उसने पहन रखे थे। और जो लाइट थी वो बिल्कुल ही डिम थी और एक तरीके से टिमटिमा रही थी। और तब उसे देखा कि ये तो जो ओपन फ्लेम गैस लाइट है, यानी कि जो वहाँ पर लाइट जल रही थी वो उस जैसे पहले जलती थी, आपने देखा होगा कि गैस लाइट थी, मतलब चिमनी टाइप में, जैसे पहले जब लाइट सिग्नल्स पे लाइट जलती थी वैसी थी। इंडिया में भी जो थी सिग्नल्स पे मोमबत्ती, वो लालटेन जला देते थे जिससे सिग्नल्स के बारे में पता चलता है, वैसे ही ये गैस लाइट होती। अब वो कहता है कि इसके बाद जब वो फर्श के ऊपर जो है ये है स्पिटॉन्स, मतलब जहाँ पर ब्रास का है, ये पीतल का है, एक थूकदान, मतलब स्प्लिट करने के लिए गंदगी ना फैले फ्लोर पे, वो वहाँ पर था। स्टेशंस की दूसरी ओर मेरी आंखों ने एक रोशनी की एक ऐसी एकदम चमक आई, उसकी आंखों में एक चमक पड़ी रोशनी की,
उसने क्या देखा, कोई आदमी अपनी जैकेट से सोने की घड़ी निकाल रहा था, अपनी वॉच निकाला था जो सोने की थी। उसने तेज़ी से उसका कवर हटाया, अपनी घड़ी को देखा और थोड़ा सा गुस्सा हो गया। और वह एक डर्बी हैट और छोटे लैपल वाला 4 बटन का वो सूट पहने हुआ था और उसकी बड़ी काली मूछें थी जो दोनों तरफ ऊपर की ओर मुड़ रही थी। फिर वो कहता है कि मैंने चारों ओर देखा और पाया कि स्टेशन पर हर कोई जो व्यक्ति था जन वो 1819 की जो ड्रेस थी वो पहने हुआ था, 1890 की जो ड्रेस थी उस टाइम में पहने जाती थी वैसी था। और वो कह रहा है कि मैंने अपने कभी जीवन में इतनी दाढ़ियाँ, इतने गाल, इतने की गाल के जो बाल हैं, फैंसी मूछें, यानी कि उस टाइम जो वहाँ लोग थे उनकी दाढ़ियाँ बड़ी थी और उनकी मूछें बहुत फैंसी तरीके की थी जो उसने आज तक कभी देखा नहीं था। अब ट्रेन के गेट से एक औरत अंदर आई, एक लेडी अंदर आई। वो एक ऐसी ड्रेस पहनी थी जिसकी बाजू लेग ऑफ मटन के डिज़ाइन के थे और उसकी स्कर्ट उसके ऊंचे बटनों वाले जूतों के ऊपर तक आती थी, यानी इतनी लंबी ड्रेस थी। उसके पीछे पटरी से मैंने देखा कि लाइनें जो थी उस पर देखा मैंने एक इंजन की देखने की कोशिश की और ये जो इंजन था वो किसका था, कुरियर एंड ईव्स। कुरियर एंड ईव्स कंपनी का एक बड़ा सा इंजन था और जिसकी जो फनल था, जो उसकी चिमनी थी, जो जिससे धुआं निकलता है वो पीक चिमनी जैसी थी, मतलब जिससे धुआं निकलता है। और तब मैं जान गया कि भाई हाँ ये तो 1819 का ही टाइम है एकदम। मैंने उसने इंजन भी देख लिया जो कैरियर ईव्स लोकोमोटिव का इंजन था और उसकी चिमनी देखकर उसके विश्वास हो गया। अब उसने क्या किया, इसको मैंने श्योर करने के लिए मैं जो न्यूज़पेपर वाला लड़का है उसके पास में, न्यू बॉयज़ यानी कि जो लड़का जो अखबार बेचता है, न्यूज़पेपर बचता है, उसके पास गया और अपने कदमों पर, उसके कदमों पर कुछ न्यूज़पेपर रखे थे, उसके ऊपर नज़र डाल ली उसने। तो उस पर लिखा था द वर्ल्ड और उसने कहा कि द वर्ल्ड, इसका तो पब्लिकेशंस काफ़ी टाइम पहले बंद हो चुका है और हाँ ये बहुत एक फेमस न्यूज़पेपर था क्वीनलैंड का, उसके बारे में जानता था। और बाद में जब उसने सर्च किया उस डेट को तो वो जो पब्लिक लाइब्रेरी में उसे ये न्यूज़पेपर मिला जिसके ऊपर डेट थी 11 जून 1894। तो 11 जून 1894 में उस न्यूज़पेपर की प्रिंट थी जो उस टाइम वो कह रहा है कि मैंने वहाँ पर देखा था, उस दिन वो देखा था, यानी कि इसने 12 तारीख को देखा है क्योंकि 11 जून तो उस पर लिखी हुई थी, पेपर से अगले दिन ही देखा है। तो अब वो कह रहा है कि मैं टिकट खिड़की पर, यानी कि जो टिकट काउंटर है, टिकट विंडो पर गया और ये जानकर कि यहाँ ग्रैंड सेंट्रल के जो 3rd लेवल पर मैं ऐसी टिकट खरीद सकता हूँ जो मुझे और लुइसा को इन 1894 में जो अमेरिका है और जिस पार्ट में मैं अमेरिका के जाना चाहता हूँ वहाँ मुझे ले जा सके। और वो कहाँ जाना चाहता था, वो जाना चाहता था ग्लोनिसबर्ग एलिनस की 2 टिकटें उसे चाहिए थी। ग्लोनिसबर्ग एलिनस की 2 टिकटें वो ख़रीदना चाहता था। अब उसने क्या करा, क्या आप, फिर वो कहता है कि क्या आप अभी कभी गए हैं वहाँ पे, कभी आपने देखा है वो 1894 का कैसा लगता था वो पार्ट। तो वो कह रहा है कि एक तरीके से एक वंडरफुल टाउन था और यहाँ पर जो पुराने फ्रेम्स के हाउस थे, ओल्ड फ्रेम हाउस थे, ह्यूज लॉन्स थे और ट्रिमेंडस ट्रीज़ थे बड़े बड़े, उनकी जो ब्रांचेस थी वो ओवरहेड और मतलब एक तरीके से इतनी बड़ी थी वो कि सड़कों को भी ढक देती थी। और 1894 की जो समर थी, जो समर की इवनिंग्स थी, जो गर्मियों की इवनिंग्स थी वो काफ़ी बड़ी थी क्योंकि लोगों के पास थोड़ा टाइम था। लोग बाहर आकर अपने लॉन में बैठते थे और जो मैंस हैं वो तो शिकार पीते थे और जो लेडीज़ हैं जो एक पेड़ होता है, ताड़ का पेड़ होता है, पाम लीव होती है, उससे वो हवा करते थे। और ये जो पीसफुल टाइम था वहाँ, पीसफुल जो संसार था उनका, वर्ल्ड था, उसमें हर तरफ जुगनू थे, यानी कि जुगनू उड़ते थे, इतनी शांति थी, इतने क्लीन इन्वायरमेंट था। तो कहता है कि वहाँ और ऐसे समय वहाँ पहुँचना जबकि वहाँ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 20 साल बाद और फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर उस टाइम से 40 साल पहले था, यानी कि पहले वर्ल्ड वॉर से तो वो 20 साल पहले और सेकंड वर्ल्ड वॉर से वो 40 साल पहले का टाइम था। और वहाँ की वो 2 टिकट चाहता था। अब क्या हुआ, क्लर्क ने किराए का अपना कैलकुलेशन जोड़ी और उसने मेरे हैट पर बंधे फैंसी जो फीते हैं उनको देखा और उसने किराया बताया कि भाई ये आपका टोटल ये अमाउंट बनता है आपका अगर टिकट खरीदनी। और उसने मेरे पास गाड़ी की 2 टिकटों की एक तरफ जाने का उसके पास उस टाइम किराया था। और तब मैंने पैसे गिनकर उसको दिए उस क्लर्क को। तो क्लर्क ने मुझे घूर कर देखा, उसने नोटों को देखकर गर्दन हिलाई, मिस्टर
ये पैसे तो नहीं है। उसने कहा दिस इज़ नॉट अ मनी इस टाइम। और वह बोला अगर तुम मुझे धोखा देना चाहते हो तो तुम इसमें ज़्यादा तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, तुम मुझे धोखा नहीं दे पाओगे। और उसने अपने पास जो इसका ड्रॉ था जिसके अंदर ये पैसे रखे थे उसने दिखाया, और वाकई वो सारे, वो कह रहा है कि वाकई वो सारे जो पैसे थे वो पुराने ढंग के नोटों में थे, और जो नोट हम आज यूज़ करते हैं उससे वो आधे थे। मतलब उनका जो साइज़ था, उनके आकार को देखा और वो बिल्कुल उससे अलग ढंग के थे, मतलब आधे आकार के, उनका साइज़ छोटा था और देखने में भी बिल्कुल अलग थे। मैं पीछे और तेज़ी से भागा, क्योंकि जेल चाहे 1894 की हो या आज की हो, जेल तो जेल होती है और उससे कुछ अच्छा नहीं होता, और जेल से वो बचना चाहता था क्योंकि जेल तो जेल ही है। अब उसने क्या करा कि वो बोला और ये कि और अब कहने या करने को कुछ बचा ही नहीं था। मेरे ख्याल था कि मैं जिस रास्ते से गया था उसी से मैं वापस आ गया। अगले दिन लंच के बाद मैं बैंक में गया और 300 जो डॉलर थे मैंने निकाले, और वो लगभग उतने ही पैसे के हमारे पास थे, यानी उसके पास लगभग 300 डॉलर ही थे, और वो पुराने ज़माने की करेंसी जो है वो उसको ख़रीदी उसने। और इस बात से मेरा जो साइकेट्रिक दोस्त है उसको काफ़ी चिंतित कर दिया कि भाई ये तो इसका जो सोचने का जो इसकी जुनून बढ़ता जा रहा है, इसलिए वो थोड़ा, उसका जो साइकेट्रिस्ट दोस्त है इसमें थोड़ा चिंतित हो गया। तो उसने कहा कि जो अपना जो पुराना धन है वो सिक्के, जो ये सिक्के एक्सचेंज करते हैं वो ईज़िली ये काम करते हैं कि आप उनको आज की करेंसी दो और वो आपको पुराने नोट दे देते हैं। हाँ वो है, ये है कि 300 डॉलर के बदले उसके कितने मिले, सिर्फ 200 डॉलर से भी कम मिले, यानी 300 डॉलर से नहीं दिए और उसको पुराने मिले 200 डॉलर। उसने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे तो भाई 1894 में जाना है, क्योंकि वहाँ पर अंडे तो 13 सेंट के ही हैं, यानी अंडे की बात कर रहा है कि वहाँ पे एग्स कितने हैं, 13 सेंट के, 13 सेंट के मिलते हैं, कोई बात नहीं, 200 डॉलर्स का मुझे नुकसान हो रहा था, कोई चक्कर नहीं। बट आई नेवर अगेन, पर मुझे ग्रैंड सेंट्रल पर वो फिर से वो कॉरिडोर कभी नहीं मिला जो 3rd लेवल पर जाता था। हालांकि उसने काफ़ी बार कोशिश की, उसने काफ़ी बार ट्राई करा, लेकिन नहीं हुआ, मिला नहीं। अब जो वो आगे बता रहा है कि जब मैंने ये सारी बातें लुइसा को बताई तो वो काफ़ी इसमें चिंतित होगी, उसे काफ़ी मेरी चिंता हुई, और वह चाहती थी कि मैं अपना ये 3rd लेवल का जो 3rd लेवल ढूंढ रहा हूँ उसकी तलाश में बंद कर दूँ। और कुछ समय के बाद मैंने बंद कर भी दी और मैं वापस से अपने टिकट कलेक्शंस पर आ गया, और मैं अब हर सप्तांत यानी कि हर वीकेंड्स जो होता है वो पर हम दोनों उस 3rd लेवल को तलाशते थे, क्योंकि अब हमारे पास एक तरीके का प्रूफ था कि 3rd लेवल अभी है। मेरा मित्र जो सैम विनर था, और सैम विनर कौन है अभी आगे बताएगा, एक सस्पेंस है, जो उसका दोस्त था सैम विनर वो गायब हो गया, कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है। मुझे एक तरह से डर लगा, क्योंकि सैम शहर का एक लड़का था और उसे गैलिंसबर्ग के बारे में बताता रहता था, और क्या क्योंकि सैम लड़का था और उसे गैलिंसबर्ग के बारे में बताता रहता था। मैं वहाँ स्कूल में पढ़ता था और वह हमेशा कहता था कि उसे वेस्टान का नाम पसंद है, उस जगह का नाम पसंद है। अब वह वहीं है 1894 में। अब बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात वह अपने जो उसके टिकट जो कलेक्शंस थे उसको देख रहा था, और उसने एकदम पाया कि क्या आप जानते हैं उसने वहाँ पे क्या पाया? उसने एकदम पाया कि फर्स्ट डे कवर्स, फिर पहले वो बता रहा है कि फर्स्ट डे कवर, जब भी कोई नया टिकट आता था तब वो उस टिकट को इकट्ठा करने के लिए क्या करते थे, कुछ टिकट खरीदते थे और वो पहले ही दिन एक लिफाफा लेते, एक जो एनवलप लेते, उसके ऊपर वो चिपका के और खुद के वो पोस्ट ऑफिस से उस पर स्टैंप लगवा के और खुद के एड्रेस पे भेज देते थे, क्योंकि वो जिससे वो उस लिफाफे के जो फर्स्ट डे कवर उस जो मतलब एनवलप लिया, उस पर स्टैंप ली, उस पर स्टैंप लगवाई और अपने एड्रेस पे ही भेज दिया, तो ये फर्स्ट डे कवर कहलाता था, इसलिए इसको फर्स्ट डे कवर कहते हैं। और अपने एड्रेस पे ही भेज दिया जाता था, उसे कभी खोला नहीं जाता था उस एनवलप को। आप उस लिफाफे उस एनवलप में केवल खाली कागजात रख सकते थे, क्योंकि वो एक तरीके से ये प्रूफ था कि वो पहले दिन खरीदा गया, इसलिए फर्स्ट डे कवर कहा गया। अब क्या हुआ, वो अपने जो टिकट कलेक्शंस था उसको देख रहा था कि भाई सही से है नहीं है, क्योंकि टिकट कलेक्ट वाले उसको बार बार जचाते रहते, जिसको भी शौक होता है। तो उस दिन उसने अपने सर्वाधिक जो सबसे पुराने फर्स्ट डे कवर के बीच में मुझे एक ऐसा एनवलप मिला जो नवा नहीं होना चाहिए था, पर वह वहाँ पर था। अब वहाँ पर क्या हुआ कि ये इसलिए था क्योंकि किसी ने उसे गैलिंसबर्ग से मेरे दादा के घर पर पोस्ट से मेल से मुझे भेजा था, यानी कि किसी ने उसे चिट्ठी भेजी थी उसके दादा के एड्रेस पे। अब लिफाफे पर जो एनवलप था उस पर जो एड्रेस लिखा हुआ था उससे लगता था
कि वह वहाँ पर 18 जुलाई 1894, तो कितना 18 जुलाई 1894 से वहाँ पड़ा था। और उस पर डाक खाने की यानी पोस्ट ऑफिस की स्टैंप भी लगी हुई थी। उससे स्पष्ट था कि भाई ये तो सही ही है, स्टैंप लगी हुई है। फिर भी मुझे उसकी बिल्कुल याद नहीं थी। वो कह रहा मेरे पास तो ये था नहीं, मैं तो हर बार मैं अपनी टिकट कलेक्शंस देखता रहता हूँ, ये एनवलप तो पहले नहीं था 18 जुलाई 1894 का, तो ये कैसे हो सकता है। और उसकी याद भी नहीं आ रही थी ऐसा कुछ था। यह 6 सेंट का टिकट था, उस पर हल्के लाल रंग का था और उस पर प्रेसिडेंट ये था प्रेसिडेंट गारफील्ड का एक फ़ोटो, उस पर एक पेंट, उसकी पिक्चर्स उस पर बनी हुई थी। और तब ये वो जो एनवलप डाक से मेरे दादा के पास आया था, यह सीधा उसकी एक जो उसने टिकट कलेक्शन थे उसमें आ गया, उसमें पहुंच गया और वहीं पर पड़ा रहा जब तक मैंने उसे निकाला और खोला नहीं। अंदर खाली कागज़ नहीं थी, उसके अंदर जो वेस्ट पेपर नहीं थी, उसके अंदर कुछ एक लेटर था। उसने वो खोला, वो ब्लैंक नहीं था और उसने पढ़ा। तो ऊपर एड्रेस उस पर लिखा हुआ था 941 विलगार्ड स्ट्रीट, ग्लैंसबर्ग, इलिनॉइस, और जुलाई 1894 में लिखा था और ऊपर लिखा था चार्ली, क्योंकि चार्ली को भेजा गया था। मैं चाहने लगा हूँ, मैं विश करने लगा हूँ कि तुम्हारी बात ठीक हो। फिर मैं विश्वास करने लगा, मुझे बिलीव हो गया कि तुम्हारी बात ठीक है और चार्ली ये सच है। मुझे 3rd लेवल मिल गया। मैं तो 2 सप्ताह से 2 वीक से मैं तो यहीं पर हूँ और इस समय नीचे सड़क पर दिल्ली पर कोई आदमी, दिल्ली जो है वहाँ पर कोई आदमी पियानो बजा रहा है और वे सब सामने वाले पोर्च पर गा रहे हैं। और सब मानी कि एक आदमी पियानो बजा रहा है और दूसरे जो पोर्च पे गाना गा रहे हैं। नैनी को घर पर पहुंचाना और मुझे लेमन पीने के लिए इनविटेशंस मिलते हैं। चार्ली लुइसा वापस आ जाओ, ढूंढते रहो, खोजते रहो तब तक कि तुम जिसे 3rd लेवल है वो मिल ना जाए। मेरी बात मानो, यह काम करने लायक है। इस जो नोट है उस पे साइन थे सैम के। अब वो सैम कौन था वो ये आगे बताएगा। तो टिकट, और जब वो जो जहाँ से वो टिकट कलेक्ट करता था और जो उसके कॉइन्स थे, जो यानी कि पुरानी चीज़ें कलेक्ट करता था, दुकान पर जाता है तो उसे वहाँ पता चलता है कि सैम ने तो $800 खर्च कर पुरानी करेंसी खरीदी थी। जैसे उसने खरीदी थी $300 की, उसे 200 मिला था, तो $800 की उसने खरीदी थी उससे ज़्यादा। और जो ये पैसे थे वो एक किस काम इतने कम पैसे बनते हैं उससे कि एक वो भूसी जो होता है, भूसी यानी कि हे जिसे कहते हैं, भूसा जो चारा डालते हैं, वो चारा हो गया है। अनाज का कोई बिजनेस चला सकता था। इतना थोड़े पैसे थे कि कोई मतलब जो जानवरों को भूसा देते हैं, चारा देते हैं, अनाज का कोई थोड़ा बिजनेस चला सकता था। कम से कम ग्लैनिसबर्ग में 1894 में या इलिनॉइस में तो नहीं, क्योंकि उसका जो पुराना काम था वो तो वहाँ चल नहीं सकता था। और वो क्या काम था, और वो वही सैम था, और वो सैम था साइकेट्रिस्ट, यानी कि जो उसको सलाह दे रहा था कि तुम अपनी वास्तविक संसार से, अपनी परेशानियों से, अपने दुखों से बचने के लिए ये कल्पना कर रहे हो कि 3rd लेवल है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये पता चलता है कि वो सैम जो उसको दे रहा था, साइकेट्रिस्ट था, उसने जो अपने $800 कन्वर्ट करा कर वो तो वहाँ पहुँच चुका है। और ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है कि ये पता चलता है कि उसके साइकेट्रिस्ट वहाँ पर पहुँच चुका है जहाँ के लिए वो मना कर रहा था। तो ये थी एक सस्पेंसिबल, साइकेट्रिस्ट था तो साइकोलॉजिकल टाइप की एक स्टोरी थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट हैव ए नाइस